हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दी ऑनलाइन कोचिंग। मैं हूं स्नेहा सिंह और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं परासरण यानी कि ऑस्मोसिस के बारे में। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है क्योंकि इसमें हम लोग बहुत डिटेल में समझेंगे कि ऑस्मोसिस आखिरकार होता क्या है। तो थोड़ी कन्फ्यूजन भी होती है बट हम लोग इसे ईजिली समझ सकते हैं, ठीक है। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने विसरण यानी कि हम लोगों ने डिफ्यूज़न के बारे में समझा था और डिफ्यूज़न में हमने देखा कि डिफ्यूज़न में जो है वो गैस के जो अणु होते हैं, गैसेस मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, वो किस तरह से सेल मेम्ब्रेन, जिसे हम लोग सेमी परमेबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, उसके द्वारा वो सेल से बाहर और सेल से अंदर किस तरह से जाते हैं, उसी के बारे में हम लोगों ने विसरण की क्रिया यानी कि हम लोगों ने डिफ्यूज़न के टॉपिक में उसे समझा था। तो आज की इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं ऑस्मोसिस यानी कि हम लोग समझने वाले हैं परासरण के बारे में। परासरण और इंग्लिश में इसे कहा जाता है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस होता क्या है? तो जिस तरह से हम लोग डिफ्यूजन में समझ रहे थे कि जो गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो गैस के जो अणु होते हैं, वो क्या करते हैं, कोशिका झिल्ली से कोशिका के बाहर या फिर कोशिका से अंदर आते हैं। और ये जो क्रिया होती है वो किसकी प्रेजेंस में होती है? वो होती है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू होती है, ठीक है। जब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू जब जल के जो अणु होते हैं यानी कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, जब उनका फ्लो होता है, जब उनका मूवमेंट होता है अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑस्मोसिस यानी कि परासरण। और 3 तरह के परासरण होते हैं, तो वो हम लोग अभी आगे चल के समझेंगे। तो सबसे पहले तो डेफिनेशन की बात करते हैं कि ऑस्मोसिस में बोला क्या जाता है। तो डेफिनेशन से ही पहली बात क्लियर हो जाएगा। तो जिस तरह से हम लोगों ने डिफ्यूजन में समझा था कि जो गैस के अणु होते हैं, जब वो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा, तो उसे हम लोग विसरण की क्रिया कहते हैं। और इसी तरह से परासरण की क्रिया में हम लिखते हैं कि जब जल के अणु अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर कोशिका की या फिर कोशिका में अर्धपारगम्य झिल्ली यानी कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा गमन करते हैं, तो इस क्रिया को परासरण कहते हैं। परासरण कहते हैं, ठीक है। तो परासरण में क्या होता है कि जब सेल, देखो यहाँ पर अभी हम लोग अगर समझें तो सेल जो होती है, सेल में क्या होता है, देखो सेल में कई सारे उसके ऑर्गन्स होते हैं। तो जब सेल के अंदर देखो ऐसा होता है कि जब सेल के अंदर H2O जो होता है, H2O की मात्रा जब उसके बढ़ जाती है, सेल के अंदर जब बढ़ जाती है, तो वो क्या करते हैं, सेल को ज़रूरत है कि वो जल क्या करें, उसको बाहर निकालें। तो ये जो क्रिया होती है वो परासरण की क्रिया कहलाती है, जब कोशिका जो है वो जल, अधिकतम जो जल होता है उसे कोशिका से बाहर निकालती है। अब यहाँ पर हम कहते हैं कि देखो हम लोगों ने समझा था कि जो ठोस अणु होते हैं उनका क्या होता है, सेल के अंदर और बाहर गमन होता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर बोली गई है कि यहाँ पर गमन किस चीज़ का हो रहा है, H2O यानी कि जल का हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि जब कोशिका से बाहर जल जा रहा है तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि H2O जो है एनवायरनमेंट में कम है ना। अब दोनों चीज़ें होती हैं, कोशिका के अंदर भी जल जा सकता है, कोशिका के बाहर भी जल जा सकता है। जब हम लोग इसके टाइप पढ़ेंगे तो उसमें इस चीज़ का जिक्र होगा। तो यहाँ पर H2O की मात्रा अगर कोशिका के अंदर ज़्यादा हो जाती है तो वो क्या करती है, अर्धपारगम्य झिल्ली। तो ये क्या है, बाहर की जो लेयर है वो हमारी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, अंदर क्या है, सेल ऑर्गेनल्स है। तो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म वगैरह होगा, है ना, कोशिका द्रव्य वगैरह होगा। तो यहाँ पर क्या होता है, परासरण की क्रिया द्वारा ये जो वाटर है ये क्या आने लगता है, बाहर आने लगता है। तो अभी हम लोग यही समझ रहे थे कि क्योंकि अणु जो होते हैं वो ठोस अणु ही क्या करते हैं, कोशिका से अंदर बाहर होते हैं। और यही हम लोगों ने वास्तव में समझी थी कि जो पदार्थ के जो अणु होते हैं उनकी प्रकृति होती है कि वो अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर बात आ रही है H2O की।
तो H2O यानी कि अब हम लोग समझेंगे कि विलयन क्या होता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि विलयन क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम इसके टाइप पढ़ेंगे तो उसमें विलयन का ही जिक्र आएगा, क्योंकि ये जो क्रिया होती है वो विलयन के अकॉर्डिंगली हो रही है। अब हम मान सकते हैं जैसे कि विलयन क्या है, अच्छा जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन या फिर विलयन किसे बोलते हैं, इसको इजीली हम समझ सकते हैं। तो विलयन जो है वो दो चीज़ों से बना रहता है, ठीक है। इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है विलायक, है ना, जिसकी मात्रा अधिक होती है ना, जिसकी मात्रा अधिक होती है, जो ज़्यादा होता है उसको विलायक बोलते हैं, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं सॉल्वेंट, ठीक है। और दूसरी चीज़ होती है विलय, और इंग्लिश में इसे बोला जाता है सॉल्यूट, है ना। ये दो चीज़ें होती हैं। तो इसकी अब विलायक उसको बोलते हैं जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है विलयन में, और विलय उसको बोलते हैं जिसको हम डालते हैं और जिसकी मात्रा कम होती है। तो विलायक यानी कि जिसको, जिसमें डालते हैं, जिसमें, और विलय यानी कि जिसको। तो डालने की अगर हम बात करें तो जिसमें हम विलय को डालते हैं तो जो बनता है, जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वही क्या है, विलयन है। और इसको हम इजीली समझ सकते हैं कि विलायक समझ लो पानी है और विलय समझ लो चीनी है, और ये मिल करके पानी और चीनी का घोल बना लेते हो, तो जो घोल बना है वही हमारा क्या है, विलयन है, ठीक है। तो ये विलयन है। अब इसका रोल क्या है, हम लोगों ने ये विलयन को समझा क्यों, ठीक है। सॉल्यूशन को समझने के बाद यहाँ पर कहाँ से आगे, जब हम लोग कहाँ पढ़ रहे थे, परासरण पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अब हम लोग समझते हैं कि जो परासरण की क्रिया है वो तीन टाइप्स कौन कौन से हैं जिनमें ये परासरण की जो क्रिया होती है वो डिपेंड करती है। तो यहाँ पर जो तीन प्रकार होते हैं वो किस पर निर्भर करते हैं, वो विलय पर निर्भर करते हैं। इसकी मात्रा जो होती है, देखो पिछली वीडियो में हम लोगों ने सांद्रता को समझा था कि जो सांद्रता होती है उसका सीधा सा मतलब होता है मात्रा। तो जो अणु होते हैं, तो गैसीय मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उसमें सांद्रता का मतलब यही था कि जो अणु यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, चाहे वो विलायक हो चाहे वो विलय हो, उससे कोई मतलब नहीं था। वो किसके अणु थे, गैस के अणु थे। तो गैस यानी कि ठोस पदार्थ, और यहाँ पर हम विलयन की बात करें तो यहाँ पर ठोस पदार्थ हम विलय को बोल सकते हैं, है ना। सॉल्यूट यानी कि जिसको हम मिला रहे हैं। जब विलयन की बात करते हैं तो अगर हम चीनी और पानी का घोल लें तो पानी क्या है, वो एक द्रव है, और हम जिसको मिलाते हैं विलय, तो वो क्या होता है, मान लो चीनी को, तो चीनी क्या है, ठोस है। तो यहाँ पर ठोस कण की हम बात कर रहे हैं विलय। तो यहाँ पर सांद्रता जो है उसका सीधा सा मतलब है मात्रा। और हम अगर परासरण की बात करें तो परासरण में ये उच्च सांद्रता निम्न सांद्रता जो बात आई है ना, वो किसकी सांद्रता है, वो जल की सांद्रता है। लेकिन यहाँ पर मात्रा किसकी बोली जा रही है, सांद्रता या मात्रा। तो जब हम तीन टाइप पढ़ेंगे तो उसमें जब सांद्रता का वर्ड आएगा कि इसकी सांद्रता कम है, तो कम से ज़्यादा की ओर जाना, तो ये सांद्रता जो है वो विलय पर डिपेंड करेगी। किस पर डिपेंड करेगी, विलय पर डिपेंड करेगी, ठीक है, कि सॉल्यूट की मात्रा किस में है ज़्यादा। तो यहाँ पर गमन जो है, याद रखिएगा, परासरण की क्रिया में जल का गमन होता है, वाटर के मॉलिक्यूल्स जाएंगे इधर से उधर, ना कि विलय यानी कि जो हम अणु होंगे, ठोस अणु होंगे उनके, ठीक है। तो अब समझते हैं टाइप्स के बारे में कि कितने प्रकार का होता है परासरण। परासरण के प्रकार, टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस। तो कितने प्रकार का होता है, ये तीन प्रकार का होता है, और तीनों को हम एक ही बार में समझ लेंगे, ठीक। तो सबसे पहला टाइप है अल्प परासरी विलयन। अल्प परासरी विलयन, अल्प परासरी विलयन, और इसे इंग्लिश में कहा जाता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। सेकंड है जिसे हम लोग बोलते हैं समपरासरी विलयन, या फिर इसको लास्ट में समझेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं अति परासरी विलयन। अति परासरी विलयन, और इंग्लिश में इसे कहा जाता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और थर्ड है जिसे हम लोग बोलते हैं समपरासरी विलयन। समपरासरी विलयन, इंग्लिश में इसे कहा जाता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन।
ठीक है। तो 3 प्रकार के विलयन यहाँ पर बनते हैं ऑस्मोसिस के केस में। अगर हम देखें तो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। अल्पपराश्रयी विलयन, अतिपराश्रयी विलयन और समपराश्रयी विलयन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो यहाँ पर अब हम करते क्या है, जो सेल है इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है वो हम किशमिश से समझ सकते हैं। जो किशमिश होती है जब हम उसको पानी में डालते हैं तो उसके साथ क्या क्या गतिविधियां होती हैं, उसके उसी बिल्कुल वही चीज है यहाँ पर परासरण। ठीक है, तो अगर हम किशमिश का एग्जाम्पल है जो कि एनसीईआरटी में भी मेंशन है कि यहाँ पर अगर हम सेल की जगह किशमिश को देखें, ठीक है, जो कि हम इजीली घर पर प्रैक्टिकल करके उसको देख सकते हैं, तो हमें आसानी से ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि परासरण के जो 3 प्रकार हैं उनमें तीनों ही क्रियाएं हैं वो क्या दर्शाती हैं। अल्पपराश्रयी विलयन, जो विलयन है यहाँ पर, विलयन का मतलब ये है कि जब हम सेल को विलयन में डालते हैं तो वो विलयन की क्या मात्रा है, विलयन में विलय की क्या मात्रा है, उस विलय की मात्रा पर ही ये 3 प्रकार हम लोग देखते हैं। यहाँ पर हम समझते हैं, तो मेरे पास मान लीजिए एक बीकर है, मेरे पास क्या है, एक बीकर है और इसमें जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन में जो विलयन है वो विलयन कैसा है, वो डाइल्यूट है। डाइल्यूट यानी कि वो विलयन जो है वो कैसा है, तनु विलयन है। तनु विलयन का मतलब क्या होता है, जिसमें विलय की मात्रा जो है वो अपेक्षाकृत विलायक की अपेक्षाकृत कम होती है ना, तो उसी को हम तनु विलयन बोलते हैं। तो इसमें ये जो विलयन है वो कैसा है, तनु विलयन है। तनु विलयन का मतलब है यहाँ पर जो विलय है वो कैसा है, कम है, विलय कम है और विलायक क्या है, या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि यहाँ पर विलायक जो है वो विलय से ज़्यादा है, ऐसे समझ सकते हैं। तो अपने आप समझ सकते हैं कि हम विलय, यहाँ पर विलय की जो मात्रा है वो कम है। ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए ये विलयन जो है, यहाँ पर हमने इस एक सेल को यहाँ पर इस विलयन में डाल दिया, एक सेल को हमने इसमें रखा है। ठीक है, इस सेल को हमने इसमें रखा है। अब यहाँ पर विलायक की मात्रा यानी कि सॉल्वेंट की जो मात्रा है, सॉल्वेंट की जो सांद्रता है, सांद्रता को हम क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन। तो यहाँ पर विलायक का जो कंसंट्रेशन है यानी कि जो सॉल्वेंट का जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, विलय से। तो यहाँ पर विलय का कंसंट्रेशन अपने आप लो हो जाएगा, तो विलय क्या है, कम है और विलायक की मात्रा क्या है, ज़्यादा है। तो ऐसे विलयन में हमने जब एक सेल को रखा तो वहां पर उस सेल में क्या प्रभाव पड़ा, वहां पर कोशिका के बाहर और कोशिका के अंदर अगर अणुओं का अणुओं में परासरण की क्रिया होगी तो किसका परासरण होगा, जल के अणुओं का होगा। ठीक है, तो जब इसके बाहर विलय की मात्रा क्या है, कम है और विलायक की मात्रा ज्यादा है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर सेल के अंदर क्या होगा, विलायक की मात्रा अपने आप क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब बाहर के विलयन में कोई चीज ज्यादा है तो वो सेल के अंदर क्या होगी, अपेक्षाकृत ज्यादा होगी ना, तो सेल के अंदर क्या है, विलायक कम है और बाहर विलायक ज्यादा है। और सेल के अंदर विलय की मात्रा ज्यादा है और बाहर विलय की मात्रा कम है। यानी कि अगर हम बाहरी विलयन की बात करें तो इस बाहरी विलयन में अगर विलायक ज्यादा है और विलय कम है, तो सेल के अंदर की हम बात करें तो इसमें विलय ज्यादा है और विलायक कम है। ठीक है, अपने आप हो जाएगा। तो फ्लो कहाँ से कहाँ होगा, और हम फ्लो जानते हैं किसका होगा। अब हम यहाँ पर कंफ्यूजन क्या है कि यहाँ पर जो फ्लो है वो किसका होने वाला है, यहाँ पर फ्लो परासरण की क्रिया जो है वो विलय की होगी, विलय के अणुओं की होगी या फिर विलायक के अणुओं की होगी। तो यहाँ पर जो फ्लो होता है वो किसका होगा, विलायक के अणुओं का होगा, क्योंकि परासरण का मतलब ही है जल के अणुओं का गमन होना कोशिका अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा। तो यहाँ पर मान लीजिए अर्धपारगम्य झिल्ली, तो सेल को जब हमने रखा है तो उसकी आउटर मोस्ट कवरिंग जो है वो क्या है, अर्धपारगम्य झिल्ली यानी कि सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो हर सेल में चाहे हम प्लांट की बात करें चाहे हम एनिमल्स की बात करें तो दोनों में ही कोशिका झिल्ली उपस्थित होती है। तो दोनों में ही क्या है, कोशिका झिल्ली होती है। तो यहाँ पर अर्धपारगम्य झिल्ली जो है, तो इस अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा क्या होगा, बाहर के जो अणु होते हैं, जल के जो अणु है वो क्या आ जाएंगे, सेल के अंदर आ जाएंगे, क्योंकि ज्यादा कंसंट्रेशन बाहर विलायक का ज्यादा है और अंदर विलय का कम है। तो अंदर विलायक का कम है। तो यहाँ पर जब कंफ्यूजन हो कि जब हम एक विलयन में डाल रहे हैं, और विलयन का मतलब है कि उसमें दोनों चीजें होती हैं, विलायक भी और विलय भी। बट हमें यहाँ पर पता है कि जो मूवमेंट होगा वो वाटर के मॉलिक्यूल्स का होने वाला है। तो वाटर के जो यानी मॉलिक्यूल्स हैं यानी कि जो जल के अणु हैं वही क्या होंगे, अंदर बाहर होंगे। ठीक है, तो विलायक की मात्रा बाहर विलयन में ज्यादा है और कोशिका के अंदर विलायक की मात्रा कम है, तो वो कहाँ जाएंगे, बाहर से कोशिका के अंदर जाएंगे। और जब जल कोशिका के अंदर जाएगा, जब जल जो है H2O जो है वो कोशिका के अंदर जाएगा, तो ये कोशिका जो है वो फूल जाएगी।
ठीक है, अपने आप जब पानी की मात्रा उसमें आ जाएगी उसके बराबर, क्योंकि यहाँ पर हम क्या करते हैं कि यहाँ पर जो स्टेट है वो कैसी होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, इक्वल स्टेट तक यहाँ पर जो प्रोसेस है परासरण का वो चलता रहता है। ठीक है, तो कोशिका के अंदर जो है पानी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर विलायक की मात्रा बाहर विलयन में ज़्यादा है और कोशिका के अंदर कम है, तो इसीलिए जल के अणुओं की जो गमन है, जल के अणुओं का जो फ्लो है वो कहाँ से कहाँ होगा, विलयन से कोशिका के अंदर होगा, और इसी को हम बोलते हैं अल्प पराश्रयी विलयन। अल्प यानी कि अल्प का मतलब क्या होता है, कम, और कम कौन है यहाँ पर, विलय है। ठीक है, तो यहाँ पर विलय से आप समझ सकते हो। तो सांद्रता का मतलब मात्रा, तो यहाँ पर कहा जाता है कि विलायक की मात्रा क्या होती है, ज्यादा होती है, और विलय की मात्रा कम होती है। विलयन की बात करें तो आप अपने आप समझ जाओगे कि विलायक अगर विलयन में ज्यादा है तो हम समझ सकते हैं कि कोशिका के अंदर क्या होगा, विलायक कम होगा, तो बाहर से अंदर ही जाएगा, और इसी प्रोसेस को हम अल्पपराश्रयी विलयन यानी कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट टाइप हो गया। सेकेंड टाइप में क्या होता है कि मान लीजिए एक विलयन है, मान लीजिए एक विलयन है, ठीक है, और इसमें हमने एक सेल को रखा, ठीक है, इसमें हमने एक सेल को रख दिया। अब इस सेल में मान लीजिए यहां पर क्या है, यहां पर दूसरी कंडीशन होती है कि इसमें बाहर जो सॉल्यूशन है, जो सॉल्यूशन है सेल के बाहर का जो वातावरण है, यानी कि वातावरण यानी कि जो विलयन में उस कोशिका को डाला गया है, ठीक है, तो उसमें विलायक की जो मात्रा है, विलायक की जो मात्रा है वो कम है। ठीक है, जो विलायक है वो कम है, किससे, विलय से। ठीक है, तो बाहरी वातावरण यानी जो विलयन है, जिस विलयन में हमने कोशिका को डाला है उस विलयन में विलय की मात्रा क्या है, ज्यादा है, और विलायक की मात्रा कम है, तो इसको हम बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन यानी कि अति पराश्रयी विलयन। तो अति पराश्रयी, अति का मतलब होता है ज्यादा, और मात्रा किसकी ज्यादा है, विलय की मात्रा ज्यादा है। बात समझ में आई। तो अब यहाँ पर देखो क्या होता है, अब यहाँ पर जो जल के अणु हैं वो कहाँ से कहाँ जाएंगे, यहाँ पर जब हम कह रहे हैं विलयन में जो विलायक है यानी कि जो जल है उसकी मात्रा क्या है, कम है, और तो अगर विलयन में अगर कम है तो इसका मतलब कोशिका में उसकी अपेक्षाकृत ज्यादा होगा जल, है ना। तो अब यहाँ पर जल है यानी कि जो H2 है वो कोशिका से कहाँ जाएगा, बाहर जाएगा। ठीक है, तो उसका जो मूवमेंट है वो कहाँ होगा, कोशिका से विलयन में होगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या था, विलयन में, विलयन से कोशिका में था। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि विलायक की मात्रा क्या है, कम है, और विलय की मात्रा ज्यादा है, तो इसको हम सेकंड बोलते हैं अति पराश्रयी विलयन। ठीक है, और अब है समपराश्रयी विलयन। समपराश्रयी का मतलब है सम यानी कि इक्वल है, दोनों चीजें इक्वल हैं, यानी कि यहाँ पर अगर हम एक विलयन की बात करें, यहाँ पर अगर हम इस विलयन की बात करें और हमने इसमें एक सेल को रखा है, ठीक है, इसमें अगर हमने सेल को रखा है तो देखो यहाँ पर दो कंडीशन यहाँ पर हम लिख देते हैं। अगर हम बाहरी वातावरण से अंदर अगर पानी जाता है तो वो जो सेल है वो कैसे हो जाती है, फूल जाती है, तो कोशिका फूल जाएगी। ठीक है, यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर कोशिका कैसी हो जाती है, सिकुड़ जाती है। ठीक है, कैसी हो जाती है, सिकुड़ जाती है, तो कोशिका सिकुड़ जाएगी। ठीक है, और समपराश्रयी विलयन में अभी हम समझ लेते हैं कि यहां पर क्या है, विलायक, विलायक की मात्रा और विलय की मात्रा दोनों ही क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों की मात्रा क्या है, बराबर है। हाँ, 19-20 हो सकता है कि अंदर बाहर वाटर का जो मूवमेंट है वो हो सकता है कोशिका से बाहर या फिर कोशिका के अंदर, तो बस 19-20 उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और कोशिका पर कोई भी हमें चेंजेस आते हुए नहीं दिखेंगे, तो यहाँ पर कोशिका पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोशिका पर कोई प्रभाव नहीं, कोई प्रभाव नहीं। ठीक, तो ये 3 तरह के सॉल्यूशंस यहाँ पर बनते हैं, और यही 3 तरह के ऑस्मोसिस है जो कि वाटर की मूवमेंट पर ही बेस्ड है। तो जल के अणुओं की ही गति होती है। याद रखना, विसरण की क्रिया में हम पढ़ते हैं कि वहाँ पर गैस के अणुओं का मूवमेंट होता है, जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अंदर कोशिका के अंदर या कोशिका के बाहर जाते हैं, और
परासरण की हम बात करें, ऑस्मोसिस की बात करें, तो यहाँ पर जल के अणुओं की गति होती है। ठीक है, गति कौन करता है? जल के अणु करते हैं। ठीक है, डेफिनेशन यहाँ पर लिखना है तो अल्पुट करना हो तो करो, फिर हम इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं। ठीक है, जब कोशिका को ऐसे विलयन यानी कि तनु यानी कि डाइल्यूट जो होता है, डाइल्यूट में रखते हैं, जिसमें जल की मात्रा अधिक व विलय की मात्रा, या फिर हम यहाँ विलय, मान लो मैंने शक्कर और पानी के घोल में ही रखा है। ठीक है, शक्कर और पानी या फिर नमक और पानी के घोल में यहाँ पर सेल्स को मैं रख रही थी। ठीक है, तो अधिक यानी विलय की मात्रा, यानी कि यहाँ पर चीनी ले लेते हैं, वह चीनी की मात्रा कम है, तो जल क्या करता है? जल विलयन से कोशिका में परासरण करता है। ठीक है, करता है। अतिप्रासरी विलयन, जब कोशिका को ऐसे विलयन में रखते हैं जिसमें जल की मात्रा कम तथा चीनी की मात्रा ज्यादा होती है, तो एनसीईआरटी में डेफिनेशन थोड़ी मतलब वेल डिफाइंड लिखी होती है कि जब कोशिका में विलय की सांद्रता कम होती है, या फिर विलयन में विलय की सांद्रता अधिक होती है, विलय की मात्रा कम होती है। ठीक है, सांद्रता, तो यहाँ पर विसरण परासरण की क्रिया जो है वो यहाँ से वहाँ होती है। तो इस तरह से, बट ये मेरी भाषा में लिखा हुआ है ताकि समझ सको। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों चीज़ों को पढ़ लेना, एनसीईआरटी भी और यहाँ पे। ठीक है, तो चीनी की मात्रा ज़्यादा होती है तो जल कोशिका से विलयन में परासरण करता है। ठीक है, और तीसरी चीज संप्रासी, जब विलयन व कोशिका में जल की सांद्रता समान होती है, तो जल की कोई गति नहीं होती। ठीक है, और बस इतनी चीजें हैं इसमें। ठीक है, अल्पराश्री विलयन, अतिप्राश्री विलयन और समप्राश्री विलयन, तो इस तरह से समझ सकते हो। एक दो चीजें और हैं तो इसे नोट करो, फिर उन्हें और समझ लेते हैं, जो कि एनसीईआरटी में थोड़ा दिया गया है, ये समझ लेते हैं। ठीक है, यहीं पर समझ लेते हैं। एक होता है एंडो ऑस्मोसिस, जिसको हम बोलते हैं अंतःपरासरण। ठीक है, और एक होता है एक्सोऑस्मोसिस, और जिसको हम बोलते हैं बहिःपरासरण। अंतःपरासरण का मतलब है जब
के अंदर जल की गति होती है, यानी कि जल जो है जब कोशिका के अंदर जाता है, जैसे कि हम लोगों ने ये अल्पपराशरी में देखा था कि यहाँ पर क्या था, वाटर जो है वो क्या कर रहा था, विलयन से कोशिका के अंदर आया था। वो ये प्रोसेस जो है इसको एंडोऑस्मोसिस भी बोलते हैं, कि जब कोशिका के अंदर जल आता है परासरण की क्रिया करके तो उसे एंडोऑस्मोसिस यानी कि अंतःपरासरण बोलते हैं। और एक्सोऑस्मोसिस ये हमने सेकेंड टाइप जो पढ़ा था अतिपराशरी विलयन, इसमें होती है कि एक्सोऑस्मोसिस बहिःपरासरण यानी कि जब कोशिका से बाहर विलयन में क्या करता है, जल की गति होती है, यानी कि परासरण की क्रिया जो है वो कोशिका से बाहर विलयन की तरफ होती है, तो हम उसे अतिपराशरी विलयन कहते हैं, या फिर उसको हम एक्सोऑस्मोसिस बोलते हैं, जिसको हम बहिःपरासरण कहते हैं। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हैं जो कि दी गई हैं एनसीईआरटी में। तो इतनी ही चीज़ें हैं आज की इस वीडियो में, इतने ही हम लोग समझेंगे। फिर हम लोग समझेंगे अगली वीडियो में इसके नेक्स्ट जो भी चीज़ें आती हैं, यानी कि हम सेल ऑर्गेनल्स पर आ जाएंगे अब। ठीक है, कि जो सेल ऑर्गेनल्स हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया, लवक वगैरह, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का जो टॉपिक था वो आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय बाय एंड टेक केयर।